हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी का चैप्टर इमोशन के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एक बच्चा परीक्षा को बहुत बड़ा खतरा मानता है, जबकि दूसरा उसी परीक्षा को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मानता है। यह किस कंसेप्ट को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉग्निटिव अप्रेजल, ऑप्शन नंबर बी है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर सी है फिजिकल मैचुरेशन और ऑप्शन नंबर डी है सेंसरी अडेप्टेशन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? कॉग्निटिव अप्रेजल। ठीक है, कि सेम सिचुएशन का अलग जो साइकोलॉजिकल मीनिंग निकालना होता है उसको क्या बोला जाता है? कॉग्निटिव अप्रेजल। कि एक बच्चा उसी सिचुएशन में अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है और दूसरा बच्चा अलग तरह से। तो सेम सिचुएशन हो गई, लेकिन जो साइकोलॉजिकल मीनिंग है वो अलग अलग निकल रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हुआ? कॉग्निटिव अप्रेजल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जेम्स लैंग वर्सेस कैनन बार्ड। कि जेम्स लैंग और कैनन बार्ड थ्योरीज में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जेम्स लैंग में बॉडली अराउजल इमोशन से पहले माना जाता है, कैनन बार्ड में दोनों पैरेलल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है दोनों बिल्कुल समान हैं। ऑप्शन नंबर सी है कैनन बार्ड में इमोशन हमेशा बॉडली रिस्पॉन्स के बाद होता है। और ऑप्शन नंबर डी है जेम्स लैंग कंडीशन को ही इमोशन मानता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कि जो जेम्स लैंग होता है उसमें जो ये थ्योरी दी गई है इमोशन की, उसमें बॉडली अराउजल इमोशन से पहले माना जाता है। ठीक है, मतलब जो बॉडी का रिएक्शन होगा वो पहले होगा। ठीक है, कैनन बार्ड में दोनों पैरेलल होते हैं, मीन्स की समांतर होते हैं। तो जेम्स लैंग उसमें क्या है कि स्टिमुलस है पहले, उसके बाद बॉडली अराउजल है और उसके बाद है इमोशन। और कैनन बार्ड में है पहले स्टिमुलस है, उसके बाद इमोशन प्लस फिजियोलॉजिकल अराउजल। कि ये दो फिजियोलॉजिकल अराउजल और इमोशन दोनों एक साथ हैं, पैरेलल है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 है टू फैक्टर एप्लीकेशन। एक स्टूडेंट का हार्ट रेट तेज़ है, वह क्लासरूम में इसे एंजाइटी समझता है, लेकिन कंपटीशन में इसी अराउजल को एक्साइटमेंट समझता है। यह किस थ्योरी को सपोर्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए है जेम्स लैंग, ऑप्शन नंबर बी है सच स्केचर सिंगर, ऑप्शन नंबर सी है प्याजे और ऑप्शन नंबर डी है कॉलबर्ग। तो ये जो थ्योरी है ना सेचर सिंगर, इसमें ये दिया गया है, ठीक है, कि सेम फिजियोलॉजिकल अराउजल को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में फिजियोलॉजिकल मतलब कि यहाँ पे एंग्जाइटी वो फील कर रहा है। ठीक है, मतलब कि शारीरिक क्रिया से संबंधित है ये। कॉन्टेक्स्ट में अलग कॉग्निटिव लेबल दिया जा सकता है। यही टू फैक्टर थ्योरी का महत्वपूर्ण विचार है। जो सेचनर जो सिंगर जो थ्योरी है ना, उसको टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है इमोशनल एक्सप्रेशन। एक टीचर बच्चे से पूछता है कि तुम एंग्री क्यों हो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। यह प्रैक्टिस मुख्यतः किस स्किल को डेवलप करती है? ऑप्शन नंबर ए है इमोशनल अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर बी है रोट मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है फिजिकल कोऑर्डिनेशन और ऑप्शन नंबर डी है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इमोशनल अवेयरनेस है। ठीक है, जो भावनाएं हैं, जो संवेग है, उनके बारे में जागरूकता, ये यहाँ पे दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो बच्चे को अपनी फीलिंग्स आइडेंटिफाई और वर्बलाइज करने के लिए एनकरेज करना इमोशनल अवेयरनेस बढ़ाता है। कि उसको अपनी जो फीलिंग्स है, उनकी जो संवेग हैं, भावनाएं हैं, उसका उसे पता चले। ठीक है, वो उसको एक्सप्रेस कर पाए, बता पाए शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 15 है इमोशन एंड मोटिवेशन। इमोशंस और मोटिवेशन के बीच सही रिलेशनशिप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है दोनों हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है इमोशंस मोटिवेशन और गोल और डायरेक्टेड बिहेवियर को प्रभावित कर सकती है, ऑप्शन नंबर सी है मोटिवेशन इमोशंस को हमेशा समाप्त कर देती है और ऑप्शन नंबर डी है इमोशन का बिहेवियर पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि इमोशंस व्यक्ति के गोल्स, ठीक है,
डिसीजंस, एक्शन टेंडेंसीज और मोटिवेशन को प्रभावित कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इमोशनल सेफ्टी। टीचर द्वारा बार बार स्टूडेंट को पूरी क्लास के सामने इंसल्ट करना इमोशनल डेवलपमेंट के लिए क्यों हार्मफुल है? ऑप्शन नंबर ए है इससे साइकोलॉजिकल सेफ्टी कम हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी है इससे इंटेलिजेंस तुरंत बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी है इससे मोटिवेशन हमेशा बढ़ती है। और ऑप्शन नंबर डी है इससे इमोशनल रेगुलेशन ऑटोमेटिकली विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि इससे जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी है वो कम हो सकती है। अगर वो बार बार उसको इंसल्ट करता है ना बच्चे को, टीचर कोई भी, तो उससे साइकोलॉजिकल सेफ्टी कम होगी। सपोर्टिव एंड साइकोलॉजिकली सेफ क्लासरूम इमोशनल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। ह्यूमिलेशन, फियर और इनसिक्योरिटी को ये सब बढ़ा सकता है अगर उसको इंसल्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक ही घटना पर दो बच्चे अलग इमोशंस अनुभव करते हैं, इसका सबसे उचित कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सभी चिल्ड्रन बिल्कुल समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और अप्रेजल अलग हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है इमोशंस केवल फिजिकल ग्रोथ पर निर्भर है। और ऑप्शन नंबर डी है इमोशंस का कॉग्निशन से कोई संबंध नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस और कॉग्निटिव अप्रेजल इमोशनल रिस्पॉन्सेज में डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि सभी जो बच्चे अलग अलग होते हैं ना, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सभी में, कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। तो अगर कोई भी सिचुएशन है, चाहे वो खुशी की हो, चाहे फिर वो दुख का हो या फिर डर का हो, तो उसमें वो अलग अलग रिएक्ट करते हैं, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इसके आधार पे वो इमोशंस उनके अलग अलग दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इमोशन रेगुलेशन एग्जाम्पल। बच्चा खेल हारने पर एंग्री होता है लेकिन डीप ब्रीथिंग करता है और शांत होकर अपनी बात बताता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है इमोशनल रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर बी है इमोशनल एब्सेंस। ऑप्शन नंबर सी है सेंसरी अडेप्टेशन। और ऑप्शन नंबर डी है इमोशनल कॉन्टेगन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि इमोशनल रेगुलेशन, कि जो बच्चा है वो खेल हारने पे एंग्री होता है और डीप ब्रेथिंग होता है, मतलब करता है वो, बाद में गहरी सांस लेता है और शांत होकर अपनी बात बताता है। तो ये क्या हुआ? इमोशनल रेगुलेशन हुआ कि वो अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर रहा है, कि बच्चा एंगर को एलिमिनेट नहीं कर रहा, कि वो अपने गुस्से को दबा नहीं रहा है, लेकिन बल्कि अपनी इमोशनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स को अप्रोप्रिएटली रेगुलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है टीचर्स बेस्ट रिस्पॉन्स। बच्चा कहता है मुझे डर लग रहा है, टीचर की सबसे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है डरना बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी है चुप रहो और डरना बंद करो। ऑप्शन नंबर सी है मुझे बताओ कि तुम्हें किस बात से डर लग रहा है। और ऑप्शन नंबर डी है तुम्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि दूसरे बच्चे नहीं डर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सबसे सही आंसर होगा कि मुझे बताओ कि तुम्हें किस बात से डर लग रहा है। अब डरना गलत है कि चुप रहो, डरना बंद करो, और तुम्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि दूसरे बच्चे नहीं डर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी सिचुएशन से एक बच्चा डर रहा है तो बाकी बच्चे भी डरे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यह रिस्पॉन्स बच्चे की इमोशन को वैलिडेट करता है और उसे इमोशन का कारण आइडेंटिफाई करने का अवसर देता है, ताकि बच्चे को खुद भी पता लगे कि वो किस चीज़ से डर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है एक जो टीचर है वो मानता है कि बच्चों की इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ को केवल पनिशमेंट देकर समाप्त किया जा सकता है। सीडीपी के दृष्टिकोण से सबसे अप्रोप्रिएट क्रिटिसिज्म क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है पनिशमेंट हमेशा इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी है इमोशनल डेवलपमेंट में अंडरस्टैंडिंग, रेगुलेशन और सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी है इमोशंस का लर्निंग से कोई संबंध नहीं है।
और ऑप्शन नंबर डी है सभी बच्चों की इमोशनल नीड्स बिल्कुल समान होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि सीडीपी में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इसमें चाइल्ड जो बच्चा है उसको केवल पनिश करने के बजाय उसकी इमोशनल नीड्स को समझना कि उसकी जो भावनात्मक ज़रूरतें हैं वो क्या है, इमोशन आइडेंटिफिकेशन, उस डर का पता लगाना कि ये जो भाव है, भावना है, ये क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, रेगुलेशन, एम्पैथी और सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट विकसित करना अधिक उचित होगा। तो ये जो इमोशन का चैप्टर है, संवेग का चैप्टर है सीडीपी का, तो इसमें यही थ्योरी थी, सारी की सारी इमोशन थ्योरीज़ हैं, ये आपने ध्यान रखनी है। जेम्स लैंग थ्योरी है, ठीक है। इसमें क्या है कि विलियम जेम्स थे जो उन्होंने दी थी ये, ठीक है, और कार्ल लैंग ने दी थी ये। हाँ, ये दो थे, इन्होंने दी थी दोनों ने। तो इसमें क्या है कि स्टिमुलस होता है पहले, उसके बाद है फिजियोलॉजिकल अराउजल और उसके बाद क्या है इमोशन। इसमें है कि वी फील अफ्रेड बिकॉज वी ट्रेम्बल, वी डू नॉट ट्रेम्बल बिकॉज वी आर अफ्रेड, कि हम भयभीत नहीं होते क्योंकि हम क्या है कि मतलब कांप रहे हैं, ठीक है, बल्कि हम कांपते हैं इसलिए भयभीत होते हैं, इसलिए हमें डर लग रहा होता है। दूसरी थ्योरी है कैनन बार्ड थ्योरी, कैनन बार्ड सिद्धांत। उसमें क्या है कि स्टिमुलस है पहले, उसके बाद है थैलेमस, उसके बाद ये दोनों चीज़ें क्या है समांतर हैं कि फिजियोलॉजिकल अराउजल भी और इमोशन भी। तो फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड इमोशन अकर स्टिमुलसली, ठीक है, कि शारीरिक उद्दीपन और भावना दोनों एक साथ होते हैं, समांतर होते हैं, पैरेलल भी इनको बोला जाता है। फिर है स्केचर सिंगर थ्योरी, कि स्केचर सिंगर का सिद्धांत। इसमें पहले स्टिमुलस होगा, उसके बाद फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा, उसके बाद कॉग्निटिव लेबलिंग है और फिर है इमोशन। तो इमोशन इज द रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल प्लस कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, कि भावना शारीरिक उद्दीपन और संज्ञानात्मक व्याख्या का परिणाम है। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी, कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। इवेंट या फिर स्टिमुलस है सबसे पहले इसमें, उसके बाद कॉग्निटिव अप्रेजल है, उसके बाद थ्रेट या फिर हार्म है, या चैलेंज और बेनिफिट, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं, इनमें कोई भी, और उसके बाद इमोशन आएगा। इमोशंस डिपेंड ऑन हाउ वी इवेलुएट और अप्रेज आ सिचुएशन, की भावनाएं इस बात पे निर्भर करती हैं कि हम स्थिति का मूल्यांकन कैसे करते हैं। 5 नंबर पे थ्योरी है इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इमोशन, की इमोशंस आर अडेप्टिव एंड हेल्प इन सर्वाइवल, की भावनाएं अनुकूलनशील होती हैं और जीवित रहने में सहायता करती है। चार्ल्स डार्विन ने दी थी ये 1872 में। इसमें अलग अलग प्रकार के भाव दिए गए हैं, एंगर, फियर, जॉय और सैडनेस। बेसिक इमोशंस आर यूनिवर्सल अक्रॉस कल्चर्स, की मूल भावनाएं सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक होती हैं, कि कोई भी कल्चर हो, ठीक है, कोई भी रिचुअल, मतलब किसी भी प्रकार के संस्कृति या फिर किसी भी बैकग्राउंड से अगर कोई भी इंसान है वो संबंध रखता है, रिलेटेड है उससे, तो सभी में ये क्या है कि एक समान होती हैं, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल हैं ये भावनाएं। जैसे कि गुस्सा है, डर है, क्रोध है, भय है, आनंद है, दुख है, ये सब में एक समान होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, किसी बैकग्राउंड से संबंध रखता हो, सब में एक समान होती हैं ये। उसके बाद है डिफरेंशियल इमोशन थ्योरी, की भिन्नात्मक भावना सिद्धांत। इमोशंस आर मल्टीपल एंड डिस्टिंक्ट, कि भावनाएं अनेक होती हैं और भिन्न भिन्न होती हैं, कि सभी अलग भी होती हैं और बहुत सारी होती हैं। कार्ल लिजार्ड ने दी थी ये 1977 में। इंटरेस्ट है इसमें, जॉय है, सरप्राइज, सैडनेस, एंगर, डिसगस्ट और फियर। ईच इमोशन हैज़ यूनिक फेशियल एक्सप्रेशन एंड बायोलॉजिकल पैटर्न, कि सभी जो प्रत्येक भावनाएं होती हैं उसकी विशिष्ट चेहरे की अभिव्यक्ति और जैविक पैटर्न होता है। 7 नंबर पे थ्योरी है डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इमोशन, आयामी सिद्धांत। इमोशंस कैन बी अंडरस्टूड ऑन डायमेंशंस, की भावनाओं को आयामों में समझा जा सकता है। जेम्स रोशेल ने दी थी ये 1980 में। उच्च जो हाई है, ठीक है, ये अलग अलग तरह की इसमें, ठीक है, जैसे कि तनावग्रस्त मीन्स की टेंस है, एक्साइटेड है, सैड है और हैप्पी है। हाई इसमें
हाई है, अराउजल है, लो है, नेगेटिव, ठीक है, वैलेंस और पॉजिटिव, ये अलग अलग तरह के हैं कि किस तरह से ये हाई या फिर लो होती जाती हैं। 8 नंबर पे थ्योरी है कंपोनेंट प्रोसेस मॉडल, घटक प्रक्रिया मॉडल। स्टिमुलस है इसमें सबसे पहले, उसके बाद अप्रेजल है, देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, मोटर एक्सप्रेशंस हैं और सब्जेक्टिव फीलिंग है। तो इमोशन इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल कंपोनेंट्स, की भावना एक प्रक्रिया है जिसमें कई घटक शामिल होते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इमोशन से रिलेटेड। इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल, की भावनाएं जटिल और बहुआयामी होती हैं। डिफरेंट थ्योरीज हाईलाइट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इमोशन, की जो अलग अलग सिद्धांत हैं, पद्धतियां हैं, जो ये थ्योरीज हैं वो भावनाओं के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, सबने अलग अलग अपने हिसाब से थ्योरी दी है। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस हेल्प्स इन मेंटल हेल्थ एंड पर्सनल ग्रोथ, कि भावनाओं को समझना मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास में सहायक है। तो अंडरस्टैंडिंग इमोशंस हेल्प्स इन बेटर एडजस्टमेंट रिलेशनशिप एंड वेलबींग, कि भावनाओं की समझ बेहतर समायोजन, संबंधों और कल्याण में मदद करती है। तो ये थी इमोशंस की थ्योरीज। ठीक है, अलग अलग तरह की भावनात्मक सिद्धांत हैं ये सभी, यही है इसके अंदर, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस एग्जाम में इमोशन से रिलेटेड आते हैं। ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आई होप आपको इससे समझने में थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।